नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित टॉपिक्स को ही कवर किया था, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय की वृद्धि की क्या प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। मतलब कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ पर नेशनल इनकम का जो ग्रोथ का पैटर्न रहा है उसको हमने देखा था। और इसके साथ साथ हमने दो छोटे टॉपिक और देखे थे कि राष्ट्रीय आय में हमारे यहाँ क्या समस्याएं जा रही हैं या क्या हानियां हैं उसकी गणना में, ठीक है, और उनका क्या उपाय होना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए, इस चीज़ को देखा था। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय आय की विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आय की विशेषताएं क्या है, राष्ट्रीय आय गणना का महत्व क्या होता है, आखिर गणना जो की जाती है, राष्ट्रीय आय पता की जाती है, वो क्यों की जाती है, उसका महत्व क्या है, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो आय असमानता विद्यमान है, ठीक है, तो उस आय असमानता के क्या कारण है, इस चीज़ को भी देखेंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की क्या विधियां होती हैं, इकहरा लेखा विधि, दोहरा लेखा विधि, हरित लेखांकन, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा। चालू करते टॉपिक को आपके, जिसमें सबसे पहला आपका राष्ट्रीय आय की विशेषताएं क्या हैं। तो राष्ट्रीय आय की विशेषता में जो पहला बिंदु है वो है कि एक निश्चित टाइम पीरियड से संबंधित होती है। निश्चित टाइम पीरियड मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा निश्चित टाइम पीरियड कि वित्तीय वर्ष, आप क्या है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो टाइम पीरियड होता है इसके बीच का, इस टाइम पीरियड के बीच ही क्या करते हैं, गणना करते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय आय का संबंध सिर्फ उत्पादक क्रियाओं से होता है, ना कि अनुत्पादक क्रियाओं से। देखो उत्पादक क्रियाओं से संबंध क्या होता है, सिर्फ आर्थिक, देखो आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक उत्पादक हो जाएंगी एक तरीके से, एक दूसरी क्या हो जाएगी, अनार्थिक हो जाएंगी। तो अनार्थिक वाले में जो होता है आपका, उसको हम कवर नहीं करेंगे। और आर्थिक में जो उत्पादक और अनुत्पादक होती हैं उसमें 2 प्रकार की जो हो गई। तो उत्पादक वाले में क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा, आप जो भी निवेश कर रहे हैं, कहीं पूंजी लगा रहे हैं, उससे कुछ लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम के रूप में काउंट कर सकते हैं। बट अनुत्पादक क्रियाओं में क्या होगा, जैसे आपने क्या कर दिया, आपने कहीं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में खर्च कर दिए, धार्मिक कार्यक्रम में खर्च कर दिए, शादी ब्याह में खर्च कर दिए, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए अनुत्पादक क्रियाओं को इसमें एड ऑन नहीं किया जाता। इसके अलावा राष्ट्रीय आय देश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय का मापन कर रहे हैं आप, उस देश की मुद्रा में व्यक्त करेंगे। अगर भारत का मापन कर रहे हैं तो भारत में रुपए में उसका व्यक्त करेंगे, अमेरिका में कर रहे हैं तो डॉलर में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों का योग होती है। इस चीज़ को हम पहले भी समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, परिभाषा में ही देख चुके हैं पहले भी, ठीक है। और इसमें मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। इस चीज़ को हम पहले भी समझ चुके हैं कि उसमें कैसे वस्तुओं के उसमें एक तरीके से जो रेट होता है, उसका जो मूल्य होता है, उसको जोड़ा जाता है। और उसमें जो क्षति होती है साल भर के अंदर, ठीक है, उसके उत्पादन में जो क्षति होती है साल भर के अंदर, मूल्यह्रास जो होता है, उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या है, आपकी विशेषताएं हैं। अगला आता है कि राष्ट्रीय जो गणना की जाती है उसका महत्व क्या होता है। तो क्या महत्व होता है, तो पहला है कि आर्थिक कल्याण का मापक होती है। देखो अब राष्ट्रीय आय की आपने जब गणना कर ली तो इससे पता चल जाएगा कि देश में स्थिति कैसी है। इससे ये पता लगाएंगे आप कि भाई आर्थिक कल्याण कितना है लोगों का, ठीक है, आर्थिक कल्याण का स्तर क्या है लोगों का। दूसरा, सरकार के नीति निर्माण में सहायक होती है। अब जब सरकार को डेटा पता चल गया है लोगों की आय के संबंध में, देश की आय के संबंध में, ठीक है, तो उससे क्या सरकार ऐसी नीतियां बनाने का प्रयास करेगी ताकि मैक्स टू मैक्स लोगों का क्या हो सके, कल्याण किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक उन्नति का तुलनात्मक अध्ययन संभव पाता है। अब राष्ट्रीय आय से क्या होता है, आपने राष्ट्रीय आय निकाली, राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय निकाल लेंगे। इस प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्तियों के मध्य का। इसके अलावा आय वितरण का अनुमान लगाने में सहायक होती है। लोगों के मध्य आय का वितरण कैसा है, बहुत ज्यादा असमानता है या समानता है, ठीक है, इस चीज को आसानी से पता किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि पशुपालन के समुचित विकास हेतु प्रति व्यक्ति आय मापन का आधार होती है, सामान्य सा पॉइंट है। आर्थिक नियोजन में महत्व होता है। आप राष्ट्रीय आय के आधार पर क्या करते हैं, अपना बजट एक तरीके से प्लानिंग तय करते हैं, ठीक है। पहले क्या था आपका, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। अब आज की तारीख में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह क्या चल रहा है, नीति आयोग का 3 वर्षीय एजेंडा चल रहा है, विजन प्लान चल रहा है, इस टाइप से, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपका उसमें महत्व हो जाता है राष्ट्रीय गणना का। तो ये क्या था दोस्तों, आपका राष्ट्रीय गणना का महत्व था। इसके बाद आता है भारत में आय असमानता है। तो भारत में आय असमानता के कारण क्या है, भारत में आय असमानता के कारण क्या है, इस चीज को देखते हैं। तो अगर आय असमानता के संबंध में एक डेटा देखा जाए, एक फैक्ट देखा जाए, तो आपका जो वो आता है वैश्विक असमानता सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है,
वैश्विक असमानता सूचकांक रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार भारत में 67% संपत्ति, भारत की 67% संपत्ति पर मात्र 2% लोगों का क्या है, स्वामित्व है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए कि मात्र 67% संपत्ति पर 2% लोग एक तरीके से अधिकार जमाए हुए हैं। एक तरीके से इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपकी जो 33% संपत्ति बचती है, कितनी, 33% संपत्ति, उस पर 98% लोग क्या है, एक तरीके से निर्भर हैं। तो ये जो असमानता आती है, इसके क्या कारण होते हैं उसको देखते हैं। तो पहला है संपत्ति का निजी स्वामित्व। संपत्ति का निजी स्वामित्व, देखो अब पहले क्या था, अगर आप 91 के पहले चले जाएंगे, जब आपकी इकोनॉमी बंद थी, तो वहाँ पे एक एक्ट होता था, क्या, एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट पे क्या था, प्रावधान क्या था कि संपत्ति के अत्यधिक संकेंद्रण पर क्या लगाती थी सरकार, एक तरीके से नियंत्रण लगाती थी। पर सरकार 91 के बाद से जैसे ही पूंजीवाद की ओर बढ़ना चालू हुई, अर्थव्यवस्था को खोला गया, उस अधिनियम को समाप्त किया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों की संपत्ति में क्या आ गई, एक तरीके से स्काई रॉकेटिंग होने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। लोग जो उद्योगपति थे उनकी संपत्ति में एक तरीके से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस संपत्ति के निजी स्वामित्व से दो तरीके के वर्ग उभर के आए। पहला वर्ग क्या आया, वे जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, वे जिनका उत्पादन के सभी प्रकार के साधनों पर क्या होता है, स्वामित्व होता है। कौन वर्ग हो गया, अमीर वर्ग हो गया। और दूसरा निर्धन वर्ग, श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो ये निजी स्वामित्व हो गया। दूसरा उत्तराधिकार का नियम। देखो अब उत्तराधिकार का नियम एक तरीके से हम इसको यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, भारत में असमानता के कारण, चाहे हम निजी स्वामित्व वाला कॉन्सेप्ट देखें, चाहे उत्तराधिकार का नियम देखें, ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, अवैध चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सामने वाले की संपत्ति छीनी जाए या उत्तराधिकार का नियम समाप्त कर दिया जाए, अंबानी की संपत्ति अंबानी के बेटे को नहीं मिले। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जा सकता, लेकिन वो एक कारण बनता है, बस इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो कोई अवैध कारण नहीं है। तो क्या हुआ, पहला निजी स्वामित्व का, दूसरा अवैध उत्तराधिकार का नियम हो गया। उत्तराधिकार का नियम सीधी सी बात है भाई, जो बड़े लोग हैं उनकी संपत्ति उनके अपने परिवारजनों को जाती है, उनके उत्तराधिकारियों को जाती है। तो संपत्ति का संकेंद्रण एक ही परिवार या एक ही तरह के वर्ग तक क्या रह जाता है, संकेंद्रित रह जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं, उसमें क्या है, अत्यधिक मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि। अब देखो आय असमानता का ये कारण कैसे बनता है, अब मार्केट में जैसे जैसे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मूल्य वृद्धि होगी, तो लोगों की क्या है, इनकम तो क्या रहती है, अभी आज की तारीख में, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए, तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, हर वस्तु और सेवा के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पर लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही, और वस्तु सेवाओं के क्या है, दाम बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों की एक तरीके से खर्चे बढ़ेंगे अनावश्यक तरीके से। उससे क्या होगा, जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय या जो गरीब लोग हैं, उनके एक तरीके से उनके लिए क्या है, एक तरीके का ये बोझ है। ठीक है, वो इस चीज़ को क्या है, झेल नहीं पाएंगे, और उनकी क्या है, आय और कम होती जाएगी एक तरीके से। और जो अमीर वर्ग है उसके लिए उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जो उच्च मध्यम वर्ग है उसको भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीके से क्या है, असमानता बढ़ती जाएगी। फिर वहीं पे अगला पॉइंट क्या है आपका, बढ़ती बेरोजगारी। सीधी सी बात है, जो बेरोजगार रहेगा, आय नहीं रहेगी, तो क्या है, असमानता आपको देखने को मिलती जाएगी। इसके अलावा है आपका बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की साख नीति का दोषपूर्ण होना। अब जो बैंक और वित्तीय संस्थान हैं, वो जो साख देते हैं, ऋण देते हैं, पूंजी देते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक नीति दोषपूर्ण है। वो दोषपूर्ण कैसे है कि वो क्या है, जो आपका उच्च वर्ग रहता है, अमीर वर्ग रहता है, उसको ज़्यादा केंद्रित करते हैं, उसको ज़्यादा फोकस होकर क्या देते हैं, ऋण वितरण करते हैं, बाकी लोगों को उतना महत्व तो नहीं दिया जाता। इसके अलावा निजी निवेश में शहरी पूर्वाग्रह। निजी निवेश में शहरी पूर्वाग्रह मतलब क्या है कि जो आपका जो वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, निजी क्षेत्र है, वो निवेश तो करता है, पर वो निवेश कहाँ कर रहा है, अधिकांशतः किस क्षेत्र में निवेश कर रहा है वो, तो वो निवेश कर रहा है आपके शहरी क्षेत्रों पर। ठीक है, वो कहाँ निवेश कर रहा है, आपके शहरी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। इससे क्या रहता है, ग्रामीण क्षेत्र वंचित रह जाते हैं, जबकि आपकी अधिकांश आबादी कहाँ निवासरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं समस्याएं उभर कर आती हैं। और अगला है सरकार की भूमिका। तो सरकार की भूमिका कैसी है, तो उच्च वर्ग के प्रति उदार है। सरकार को भी आपने देखा होगा, अलग अलग सरकारें आती जाती रहती हैं, अलग अलग दलों की, पर उन सबका माइंडसेट कैसा रहता है, उच्च वर्ग के प्रति ज़्यादा उदार होता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कुछ क्या है, समस्याएं उभर कर आती हैं आपकी। तो ये क्या था आपका कि हमारे देश में आय असमानता के कारण क्या हैं। तो ये आपका यहाँ पे पूरा राष्ट्रीय आय खत्म होता है। अब देखते हैं लेखांकन राष्ट्रीय आय का। ठीक है,
तो सबसे पहले समझते हैं कि लेखांकन क्या होता है। तो इसको सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि आप जो भी खर्चा करते हैं, है ना, दिन भर में, साल भर में, महीने भर में, तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको लेखा जोखा करना पड़ेगा कि भाई आपकी आय कितनी हुई और आपने कहाँ कितना किस चीज़ में खर्च किया। ठीक है, तो इस जो आपने कितनी आय हुई, कितना खर्च किया, इसका जो आप डेटा रखते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, लेखांकन बोला जाता है। लेखों का क्या कर रहे हैं आप, अंकन कर रहे हैं। अंकन मतलब लिख रहे हैं आप। ठीक है, परिभाषा के रूप में देखते हैं इसको कि राष्ट्रीय आय लेखांकन तात्पर्य उन विधियों तकनीकों से है जिनका उपयोग किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए किया जाता है। हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का मापन करते हैं। ठीक है, उनका एक तरीके से हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, पता करते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति या संस्था की आय गणना की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार एक देश की भी आय गणना की जा सकती है। हम किसी एक व्यक्ति की, किसी एक फर्म की, एक संस्था की क्या कर सकते हैं, आय गणना कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपने कितना कमाया, आपने कितना खर्च किया, इसी को तो आपको क्या करना है, निकालना है पूरा डेटा। उसी प्रकार इस देश की भी, किसी भी देश की आय गणना की जा सकती है। ठीक है, अब इसमें एडी व्हाइट क्या बोलते हैं, तो एडी व्हाइट के अनुसार लेखांकन किसी देश की वित्तीय स्थिति को बताने वाला वह पैरामीटर है जिसके माध्यम से किसी देश के वित्तीय वर्ष में व्यय होने वाले धन का पता चलता है। सेम चीज जो ऊपर पॉइंट लिखे हुए, उसी चीज को एडी व्हाइट ने दूसरे तरीके से बोला। क्या बोला उनने कि इसके माध्यम से, लेखांकन के माध्यम से हम किसी देश की वित्तीय स्थिति को माप सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम क्या पता कर सकते हैं कि उस किसी एक पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में, एक टाइम पीरियड में कितना धन व्यय हुआ, उस चीज का हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होता है, वित्त से संबंधित सौदों एवं लेन देन का मुद्रा के आधार पर विवरण रखना, उसे वर्गीकृत करना, संक्षिप्तीकरण करना, परिणामों की व्याख्या करना। मतलब आपने साल भर में कितना व्यय किया है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपका उसका पूरा विवरण रखना पड़ेगा। विवरण किस रूप में रहेगा, मुद्रा के रूप में रहेगा कि हमने इतने रुपए खर्च किए, इतने पैसे खर्च किए। ठीक है, उनका क्या करना, एक तरीके से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखना। यही क्या है, आपका पूरा लेखांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं, आपका लेखांकन की विधियां क्या होती हैं। तो देखो, लेखांकन की सामान्य तौर पर दो विधियां होती हैं। एक आहरा लेखा विधि जो पारंपरिक विधियां चली आ रही हैं, और दूसरा है दोहरा लेखा विधि। और एक नई विधि उभर कर आई है आजकल, वो है हरित लेखांकन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इकहरा लेखा विधि। अब देखो, इकहरा लेखा विधि क्या है, एक द्विपक्षीय सिद्धांत जो होता है उसका उल्लंघन करती है। अब द्विपक्षीय सिद्धांत क्या होता है, उस चीज को समझो। तो वह सिद्धांत जिसमें, लेखांकन के क्षेत्र में बात करें तो वह सिद्धांत जिसमें आप क्रेडिट और डेबिट दोनों का क्या करते हैं, एक तरीके से लेखा जोखा रखते हैं। मतलब आपके अकाउंट में पैसा आया और आपके अकाउंट से पैसा क्या हुआ, गया। ठीक है, तो अब इसमें एग्जैक्टली क्या किया जाता है इकहरा लेखा विधि में, तो जो क्रेडिट हुआ सिर्फ उस चीज को यहाँ पे क्या किया जाता है, एक तरीके से मेंशन किया जाता है। मतलब जो भी दुकानदार है उसको जो भी क्रेडिट हुआ, जो भी लाभ प्राप्त हुआ, जो भी आय आई है, सिर्फ उस चीज़ का वो लेखा जोखा रखता है। उसकी जेब से कितना गया उस चीज़ का वो वहाँ पे लेखा जोखा नहीं रखता है। तो इसमें देखो कि इसमें लेखांकन के द्विपक्षीय सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा जाता। जो व्यावसायिक संस्थान होते हैं वो अपनी आवश्यकता तथा सुविधा अनुसार इन्हें अपनाते हैं। इसके तहत लेन देन के व्यक्तिगत पक्ष का सिर्फ रखा जाता है। मतलब सिर्फ उसके महत्व की चीज़ों को वहाँ पे क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, बस हो गया। इस कारण यह क्या है कि अपूर्ण विधि है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, इस कारण इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता। दूसरी होती है आपकी दोहरा लेखा विधि। अब दोहरा लेखा विधि में क्या होता है, जो आपका द्विपक्षीय सिद्धांत होता है उसका पूर्णतः पालन किया जाता है। मतलब क्रेडिट और डेबिट दोनों को वहाँ पे क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। मतलब यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार अथवा लेन देन के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष का लेखा दो भिन्न खातों में होता है। ठीक है, जिसमें से एक खाते में डेबिट और दूसरे खाते में क्रेडिट पक्ष का क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। वही चीज़ आ गई कि आप क्या कर रहे हैं, द्विपक्षीय सिद्धांत का यहाँ पर पालन करेंगे दोहरा लेखा विधि में। इसके अंतर्गत क्या होगा, व्यापार के समस्त व्यवहारों को समाहित किए जाने के कारण यह एक सफल विधि मानी जाती है। तो देखो, इकहरा लेखा विधि आपकी सफल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ क्रेडिट वाली चीज़ का मेंशन कर रहे हैं या सिर्फ डेबिट वाली चीज़ का मेंशन कर रहे हैं, आप दोनों पक्षों का मेंशन नहीं कर रहे हैं। दोहरा लेखा विधि क्या है, उसमें आप द्विपक्षीय सिद्धांत का पालन करते हैं। उसमें एक तरीके से लेख के जितने भी डेटा होता है लेखांकन का, उसको पूरा मेंशन किया जाता है। अब तीसरी विधि आती है, वो है हरित लेखांकन।
हरित लेखांकन क्या होती है? तो हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय के आकलन की ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि में प्रयुक्त हुए, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, मूल्यह्रास पढ़ा हुआ है, ठीक है। मूल्यह्रास आपको समझ आ चुका है पहले कि हम साल भर में क्या है जितना भी उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन में कुछ ना कुछ क्या होता है, हमको क्षति पहुंचती है, कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए। तो उस जो खर्चा किया जाता है हमने उसको क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं, जिसको अल्टीमेटली हम साल भर में जब टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। वही चीज़ ये भी है हरित लेखांकन कि आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं साल भर में, उससे आप कहीं ना कहीं उस उत्पादन की क्रियाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं पर्यावरण को कुछ ना कुछ क्या पहुंचा रहे होंगे, क्षति पहुंचा रहे होंगे, ठीक है। तो पर्यावरण को आप जो भी क्षति पहुंचा रहे हैं उसको मौद्रिक रूप में क्या करेंगे, वहां पर माइनस कर देंगे टोटल में से। देखते हैं क्या है कि हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधन, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण की बात की जा रही है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की बात की जा रही है कि 6 लागत को, 6 मतलब क्या होता है, एक तरीके से नुकसान, कि 6 लागतों को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास पर आई लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। वही चीज़ हो गई, हमने पहले ही देख लिया कि भाई आपने जो भी नुकसान पहुंचाया पर्यावरण को, प्राकृतिक संसाधनों को साल भर में, उनकी मौद्रिक मूल्य को टोटल राष्ट्रीय आय में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हरित लेखांकन वाले मेथड में। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका कि हरित लेखांकन इज इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पाद माइनस प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य, मौद्रिक मूल्य, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो अब पहला क्या महत्व होता है, तो विभागों ने बजट के अनुसार खर्च किया अथवा नहीं यह पता करने में। देखो अब आपका क्या होता है, एग्जैक्टली सरकार क्या है, बजट घोषित करती है, उस बजट को क्या करना होता है, विभागों, मंत्रालयों या संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को खर्च करना होता है। अब उस संबंधित विभाग, मंत्रालय, संभाग ने उस बजट को सही मद में खर्च किया या नहीं ये पता किया जाएगा। अब यहाँ पे सही मद का मतलब क्या होता है, सही मद मतलब कि जिस चीज के लिए आवंटित किया गया था, जैसे मान लो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय के लिए धन आवंटित हुआ है कि आपको 100 करोड़ रुपए किस चीज में खर्च करना है, फसल बीमा योजना में, 100 करोड़ रुपए आपको किस में खर्च करना है, सिंचाई योजना में, ठीक है। तो इस चीज को चेक किया जाएगा उसमें 100 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा क्या चेक किया जाएगा कि संबंधित विभाग या मंत्रालय को जितने रुपए खर्च किया, आवंटित किया गया, उतने ही उसने खर्च किए कि नहीं किए। जैसे मान लो कृषि मंत्रालय को 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो पहली चीज चेक जाएगी उसने सिर्फ 1000 करोड़ ही खर्च किए, कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया। और दूसरा कि उसके अंदर जो अलग अलग वो थे आइटम्स थे कि फसल बीमा में इतना खर्च करना है, सिंचाई में इतना खर्च करना, उसमें भी उतना ही स्पेसिफिक रखा गया कि नहीं रखा गया, इस चीज को भी चेक किया जाएगा। तो विभागों ने बजट के अनुसार खर्च किया या नहीं, इस चीज को पता करना। दूसरा कि धन को वित्तीय औचित्य के अनुसार व्यक्त किया गया है अथवा नहीं, यही जानने में, मतलब जो भी आपने धन खर्च किया है उसको आपने वित्तीय औचित्यता के अनुसार प्रयोग किया, व्यक्त किया कि नहीं किया, इस चीज की भी जानकारी मिलती है। तीसरा कि वित्त की सुरक्षा करने में, अब आपको जितना भी धन आवंटित हुआ था उसको आपने सही जगह खर्च किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो आप पे कुछ कार्रवाई होगी। इससे क्या होता है, वित्त की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, ठीक है। इसके अलावा लेखों की शुद्धता तथा संपूर्णता को सुनिश्चित करने में, अब आपने तो क्या है, जो भी विभाग है, संस्थान है, मंत्रालय है, वो क्या है, कुछ ना कुछ तो लेखा तैयार करेगा ही साल भर में। वो लेखा जो है उसमें जो मेंशन्ड चीजें हैं वो सही हैं या नहीं है, इस चीज को भी पता किया जाता है। इसके अलावा सरकारी खर्चों के संबंध में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु, सरकारी खर्चों के संबंध में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने होते, सीधी सी बात है, जहां खर्चा किया जा रहा है विभागों द्वारा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च किया जाएगा, उनका कुछ ना कुछ वहां पे जिम्मेदारी बनेगी, उत्तरदायित्व बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा वित्तीय स्थिति का सटीक आकलन किया जाता है। वित्तीय स्थिति का सटीक आकलन मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था या संबंधित विभाग या मंत्रालय उस कितने घाटे में चल रहा है, कितने लाभ में चल रहा है, इस चीज की सटीक जानकारी यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा आपका लेखांकन का महत्व था। तो यहाँ से आज के इस लेक्चर के बाद से आपका जो सेकेंड यूनिट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, इसको हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।